दोस्तों लाइब्रेरी में आज द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पर बात कर लेते हैं। 1781 में इमैनुअल कांट ने किताब लिखी थी, रेवोल्यूशनरी, ग्राउंड ब्रेकिंग और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, यानी पिछली कई सदियों से वेस्टर्न फिलॉसफी पर इस किताब ने गहरे असरात मुरतब किए। इमैनुअल कांट का जब भी जिक्र आता है तो हम जर्मन आइडियलिज्म का सोचने लगते हैं। हमें याद आता है वो रेशनिस्ट फिलॉसफी जो यूरोप से आई थी और जो इम्प्रेसिस्ट फिलॉसफी थी जो बरतानिया से आई थी। इसके दरमियान एक रिकन्साइलेशन, एक ब्रिज इन्होंने डेवलप किया था। इमैनुअल कांट का ज़्यादातर काम जो है वो क्रिटिक पर है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीज़न और जजमेंट के हवाले से है। इमैनुअल कांट पर हम बात कर लेंगे, बल्कि हम इस किताब पर बात करेंगे अगले हिस्से में। इससे कबल मैं आपको थोड़ा सा फ्री थिंकर्स के हाल से बताऊंगा। क्यों? इसलिए कि हमें कुछ पस मंज़र इमैनुअल कांट तक पहुंचने के लिए भी चाहिए और हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर ये क्रिटिक्स का स्ट्रक्चर है कहाँ पर, ये रीज़न कहाँ से आ रहा है। ये किताब पर्टिकुलरली स्पेस और टाइम को डिबेट कर रही है। स्पेस और टाइम को जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है उसके स्ट्रक्चर को बता रही है। और यही नहीं बल्कि जो इफ़ेक्ट और कॉज की जो थ्योरी है, जो थ्योरी ऑफ या लॉज ऑफ कैजुअलिटी है जो फिजिकल वर्ल्ड में पाई जाती है, उसकी इंटरप्रिटेशन की बात कर रही है कि ये दोनों चीज़ें कहाँ आकर इस बात का तयन करती है कि रियलिटी या ट्रुथ तक हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारे रीजंस की लिमिटेशंस कहाँ पर है। इस किताब को हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगले हिस्से में। उससे कबल मैं चाहूँगा कि एक और किताब जो मेरी नज़र से गुजरी थी, क्रिटिकल थिंकर के उन्वान से 2018 में लिखी थी एल्बर्ट रदरफोर्ड ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इसको हम इसलिए देख लेते हैं क्योंकि इससे हमें एक तो इमैनुअल कांट का बैकग्राउंड भी समझ में आ जाएगा और दूसरा ये जो क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न है इसके हवाले से भी समझ में आएगी बात कि हम क्रिटिसिज्म के इस उन्वान की तरफ बढ़ क्यों रहे हैं। ये जो किताब है 2018 में एल्बर्ट रदरफोर्ड साहब ने जो लिखी थी, ये इसका भी एक पस मंज़र है कि ये जो साहब हैं इनके ज़्यादातर मौज़ूआत खासे कॉम्प्लेक्स, खासे ड्राई और खासे फ़िलोसफिकल होते हैं, मगर इसको बहुत ही इंजॉयबल अंदाज में, बहुत ही ऐसा कि आप एक आम आदमी, हम जैसा आदमी जो है उसका एक्सेस कर लेता है आसानी से और समझ लेता है चीज़ों को। इनके मौज़ूआत में गेम थ्योरी, क्रिटिकल थिंकिंग और सिस्टमिक थिंकिंग वगैरह शामिल है। ये इंटरनेशनल पॉपुलर और इंटरनेशनली बेस्ट सेलर राइटर हैं। इनकी कई किताबें द सिस्टम थिंकर के नाम से, स्टैटिस्टिक्स फॉर द रेस्ट ऑफ अस और हाउ टू थिंक क्रिटिकल, ये किताबें इनकी बहुत पॉपुलर रहीं। अच्छा, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकर के हवाले से जो 2018 में आई थी। इस किताब का बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा है कि इन्होंने उन तमाम बड़े स्कॉलर्स के बारे में हमें तारुफ दिया जो एंशिएंट टाइम से लेकर कॉन्टेम्परेरी दौर तक हमें एक पूरा का पूरा एक सोचने का हवाला दे रहे हैं कि किस तरह से हम फिलोसफिकली सोच सकते हैं, किस तरह से हम क्रिटिकली किसी चीज़ को डिबेट कर सकते हैं, किस तरह से हम ट्रुथ तक पहुँच सकते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ उन्होंने वही हमारे सोक्रेटिस से किया कि साहब सोक्रेटिस किस तरह से एक सोक्रेटिक डायलॉग क्रिएट उन्होंने किया, किस तरह से वो पूरा एक डायलेक्टिकल वे था उनका चीज़ों को जानने का। लाइक फॉर एग्जांपल वेरी प्रॉबिंग क्वेश्चन वो स्टार्ट करते थे और उसके बाद अनफोल्ड करते थे सिचुएशन को या टॉपिक को, और ग्रेजुअली उसके अंदर एक कॉन्ट्राडिक्टरी डिस्कशन के ज़रिए से अल्टीमेटली ट्रुथ तक पहुंचने की कोशिश करते थे। ये जो पूरा का पूरा एक बहुत ही प्रिसाइज वे था और बहुत ही जिसे कहते हैं क्रिटिकल और बहुत ही रेस्पेक्टेबल वो वे में वो जाकर जिस तरह से उन्वान को डेवलप करते थे उसको हम लोग सोक्रेटिक वे ऑफ थिंकिंग कहते हैं। अब उसके बाद इन्होंने जिक्र किया हमारे रदरफोर्ड साहब ने अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल आपको याद है प्लेटो के शागिर्द थे और प्लेटो जो थे वो हमारे सोक्रेटिस के। अरिस्टोटल के हवाले से वो कहते हैं कि इनका डायमेंशन सोक्रेटिस से मुख्तलिफ है। अरिस्टोटल ज़्यादातर मेटाफिजिक्स की बात कर रहे थे। ये अलग बात कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ की और ग्राउंड स्ट्रक्चर के हवाले से बात की, मगर उनका उन्वान ये था कि फिलोसफिकल इंक्वायरी और प्रैक्टिकल थिंकिंग मैंडेटरी है। यानी इंसान की जो एक नफ्सियात है, जो इंसान का जो एक इंस्टिंक्ट है, एक डिज़ायर है, वो नॉलेज के लिए हमेशा ही रहता है। लेकिन नॉलेज या मालूमात या इल्म या शऊर हासिल करने के लिए जो चीज़ रोल प्ले करती है वो प्रैक्टिकल थिंकिंग है और फिलोसफिकल इंक्वायरी। हमारे अरिस्टोटल जो है वो इन्फॉर्म डिसीजन के हवाले से, लॉजिकल डिसीजंस के हवाले से एक हतमी राय तक पहुंचने का तरीका बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप फ्री विल की बात करें, अगर आप आज़ादाना सोच के हवाले से बात करें तो फ्री विल और रैशनलिज्म आपस में कनेक्टेड है। अगर आप रैशनलिस्ट नहीं है, अगर आप मंतकी नहीं है, अगर आप अक़लियत परस्त नहीं है, अगर आप जहन से सोचने वाले आदमी नहीं है तो आप फ्री थिंकर नहीं बन सकते। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया थॉमस एक्विना का। थॉमस एक्विना 1225 यानी 1225 में इटली के फ़िलासफ़र, आपको याद है बहुत बड़े मजहबी फ़िलासफ़र थे, मगर साथ ही साथ मेटाफिज़िक्स के हवाले के अलावा प्रैक्टिकल थ्योरी के हवाला इनके साथ है, पॉलिटिकल थ्योरी,
एथिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स हमें यहाँ मर्ज होते नजर आते हैं। इनका सबसे बड़ा जो उन्वान है वो रिकंसाइलेशन है बिटवीन द रीजन एंड द थियोलॉजी। यानी अगर किसी उन्वान से फेथ और रीजन को मर्ज कहीं हमें मिलता हुआ नजर आता है मिडिवल दौर में, तो वो थॉमस एक्विना के पास से मिलता है। थॉमस एक्विनास जो हैं, उन्होंने एक काउंटर आर्गुमेंट डेवलप किया। उन्होंने थियोलॉजी को, मजहब को सिर्फ एज इट इज़ नहीं लिया, उन्होंने उसके रूट्स और उसके प्रोसेस को समझने की कोशिश की। उन्होंने रीज़न से साबित किया खुदा की मौजूदगी को। उनकी वो 5 पॉइंट या 5 फोल्ड थ्योरी आपको याद होगी, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से मूवर्स जो हैं वो अल्टीमेटली अनमूवर से मिल जाते हैं, और वो अनमूवर या वो बड़ा उन्वान जो है वो खुदावंद का है, वो कायनात को बनाने वाले का है, वो गॉड का कॉन्सेप्ट है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न, एक बहुत लॉजिक और बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी और बहुत ही जिसे कहते हैं आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट से मर्ज करते हुए वो अल्टीमेटली खुदा की मौजूदगी को प्रूव करते हैं। थॉमस एक्विना का जो रोल है वो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसके बाद फिर उन्होंने बात की सर फ्रांसिस बैकन की। सर फ्रांसिस बैकन का मतलब है कि आप 1561 में आ गए। फ्रांसिस बैकन जो हैं वो एक अलग उन्वान से बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ह्यूमंस में एक टेंडेंसी होती है एरर की, यानी हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें एक गलती का इम्कान हमेशा ही रहता है। तो फ्रांसिस बैकन हमें कहते हैं कि हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो हमारे लिए हिंड्रेंस डेवलप करते हैं हमारे थिंकिंग प्रोसेस में। उनका कहना था कि ये असल में आइडल्स होते हैं, ये असल में वो बुत होते हैं, ये हमारे आइडल्स ऑफ द माइंड हैं जो हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, वो हमें ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक नहीं पहुंचने देते। वो कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक पहुंचना है तो आपको इन आइडल्स को ब्रेक करना होगा। ये कॉग्निटिव एरर्स हैं जो हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो हम आइडियल ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम उस ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे जब तक हम इन आइडल्स को डिस्कस नहीं को ब्रेक नहीं करेंगे, इन बुतों को नहीं तोड़ेंगे। उनकी मिसाल, उन्होंने एक किताब थी उनकी आइडल ऑफ केव। आइडल ऑफ केव में उन्होंने ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल बचपन में हमारे अंदर इंडोक्ट्रिनेशन डेवलप हो जाती है, या एजुकेशन है या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमें इस तरह से डेवलप कर देते हैं कि वो एक आइडल्स बन जाते हैं, और जब हम फ्री थिंकिंग में जाते हैं उनको ब्रेक करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते। उनको ब्रेक करना ज़रूरी है। ये बात आती है सर फ्रांसिस बैकन के पास से। उन्होंने कहा था कि डॉगमास को तोड़ेंगे नहीं तो फ्री थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग और जो एक अनलिमिटेड एक्सटेंशन ऑफ थिंकिंग या जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक पहुंचना नामुमकिन है। अच्छा, इन्होंने एक और बात रह गई, इन्होंने इंडक्टिव रीजनिंग की बात की थी। इंडक्टिव रीजनिंग या इंडक्टिव थिंकिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप जगह जगह इस लफ्ज़ को सुनते ही हैं, इंडक्टिव थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग। ये बहुत ही सिंपल है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि इंडक्टिव थिंकिंग में हम किसी भी स्पेक्ट्रम को फ्रॉम स्पेसिफिक से शुरू करते हैं और ब्रॉड में लेकर आते हैं, ब्रॉड वे के अंदर लेकर आते हैं। लाइक अगर कोई भी ऐसी कोई ऑब्जर्वेशनल जो हमारी बेस्ड अप्रोच है वहाँ तक पहुँचना है तो कोई भी एक चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक चीज़, फॉर एग्जांपल बुलंद इकबाल इज़, जैसे कि हम लोग कह देते हैं पाकिस्तानी किसी भी, बुलंद इकबाल इज़ करप्ट, सो बुलंद इकबाल इज़ पाकिस्तानी, सो इट मीन्स पाकिस्तान इज़ करप्ट, तो या ऑल पाकिस्तानीज आर करप्ट। तो ये एक वे है थिंकिंग का, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव थिंकिंग। लाइक कोई स्पेसिफिक मैटर को हम जनरलाइज मैटर से मिला देते हैं और इस तरह से एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं। तो इन्होंने, सर फ्रांसिस बैकन ने इंडक्टिव रीजनिंग के जरिए से एक ब्रॉड बेस्ड हाइपोथेसिस डेवलप किया और बताया कि किस तरह से कोई भी थ्योरी आए तो किस तरह से उसको डिसअप्रूव करना है और उसको एनालाइज करना है और अल्टीमेट ट्रूथ तक पहुंचना है। इसके बाद इन्होंने रेने डेकार्ट का जिक्र किया। रेने डेकार्ट का मतलब है 1596 में हम चले गए, यानी ये वो फिलोसोफर हैं, वो मैथमेटिशियन हैं, वो साइंटिस्ट हैं जो रेशनलिज्म की बात करते हैं। इन्होंने हमें, इनकी किताब थी डिस्कोर्स ऑन मेथड, इसमें उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से किसी भी आइडिया को हमें एनालाइज करना चाहिए, किस तरह से क्रिटिसाइज करना चाहिए, किस तरह से एक आइडिया को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के उन्वान में ही लेना चाहिए, उसके बाद उसके एनालिसिस होगी, उसके बाद उसको कॉम्प्लेक्स जो उसका स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन करना होगा और ब्रेक डाउन करते करते उसको एक सिंपल वे तक, एक सिंपल स्ट्रक्चर तक लाना पड़ेगा। फिर उस सिंपल जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल में और उसको बहुत ही थॉरोली देखना पड़ेगा और जहाँ जहाँ बायस आ रहे हैं उसको निकालना पड़ेगा और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक पहुँचना होगा। तो ये क्रिटिकल वे इन्होंने बताया था हमें, रेने डेकार्ट ने, कि किस तरह से इन्होंने बताया था कि ह्यूमन विल जो है उसके अंदर, जो हमारी ख्वाहिशें हैं उसके अंदर एरर मौजूद है। और वो एरर आते कहाँ से हैं? वो एरर आते हैं
हमारे पैशन से, जज्बात से, वो आते हैं हमारी डिज़ायर से, वो आते हैं हमारे तमाम जो सोशल प्रेशर से, उससे। ये तमाम जो हमारे बायास हैं उनको रिमूव करना ज़रूरी है। जब तक हम इन तमाम डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस को रिमूव नहीं करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें इंटेलेक्ट चाहिए, उसके लिए हमें रीजंस चाहिए, उसके लिए हमें कॉन्ट्राडिक्टरी और डिक्टरी काइंड ऑफ लाइक हमें डिस्कशन और डायलॉग करते रहना पड़ेगा अल्टीमेटली कि हम ऑब्जेक्टिव ट्रुथ तक पहुंच सकें। उसके बाद ये आए इमैनुअल कांट के ऊपर। अब इमैनुअल कांट, मैं जानबूझ के यहाँ तक आना भी चाह रहा था कि इमैनुअल कांट हैं वो जिनकी हम आज किताब भी डिस्कस करने वाले हैं, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमैनुअल कांट है जो मोरल फिलॉसफी की बात करते हैं, जो इथिक्स की बात करते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। ये वो हैं, जैसे कि मैंने कहा, कि रिकंसाइलेशन की बात करते हैं एम्पिरिसिस्ट फिलॉसफी और रेशनलिस्ट फिलॉसफी के दरमियान। ये बताते हैं कि किस तरह से कोई भी थॉट जो है वो फिल्टर्ड होता है हमारे ब्रेन से और किस तरह से अपनी शक्ल लेकर सामने आता है। ये बताते हैं कि क्या डिफरेंस है एक फिनोमेना और एक न्यूमेना के दरमियान। फिनोमेना का मतलब यह है कि जो कुछ हमारे एक्सपीरियंस में आए, दैट इज फिनोमेना। जबकि निमोना क्या है? निमोना है जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। वो ट्रुथ वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, पहुँच भी सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते हैं, उसको ये बताते हैं। और उसे ही हम इनकी किताब में डिस्कस करेंगे, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के अंदर। कि अच्छा, इसके अलावा भी एक उन्वान इनके पास इनलाइटनमेंट के हवाले से भी आता है। ये बताते हैं कि इनलाइटनमेंट क्या चीज़ है। इनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि आप किसी और के ओपिनियन के लिए बगैर खुद रीज़न डेवलप करने के लायक हो सकें, किसी और की बात को सुने बगैर आपके पास खुद इतना इंटेलेक्ट डेवलप हो कि आप उसको एक शक्ल में ला सकें और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप कर सकें। इसी तरह इन्होंने कैटेगोरिकल इंपेरेटिव की बात की थी। कैटेगोरिकल इंपेरेटिव भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है उन्वान। ये बिल्कुल एक अलग अंदाज था क्रिटिसिज्म का जिन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी अप्रोच को हासिल करना चाहते हैं क्रिटिक के जरिए से, उसको हम कितना यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हैं अपने सराउंडिंग के ऊपर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। बिल्कुल इसके सामने एक और नई चीज़ भी थी, यूटिलिटरिज्म। यूटिलिटरिज्म एक और चीज़ है, उसका उन्वान मुख्तलिफ है। यूटिलिटरिज्म का मतलब यह है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ओपिनियन किस तरह से अपने कंसीक्वेंसेस के साथ आता है, अच्छे और बुरे कंसीक्वेंसेस के साथ आता है। ये इन दोनों बातों में फ़र्क है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जिक्र किया जॉन स्टार्ट का। जॉन स्टार्ट का मतलब ये कि 1806 में आ गए हम। जॉन स्टार्ट मिल जो हैं वो एक यूनिक फिलोसफर थे और उन्होंने हमें जो लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास इनके पास से आता है। इनकी जो ग्रोथ है, वो इनकी जो फिलोसफिकल शेप है, इनकी जो इल्मी शक्ल है, वो इनके अपने वालिद ने बनाई थी। और उस ज़माने के फिलोसफर थे जर्मी बेथम। जर्मी बेथम ने भी जिनसे हम कह रहे थे यूटिलिटरिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो जर्मी बेथम से ही कनेक्टेड है। ये शक्ल इन्होंने बनाई थी। ये जो है जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, इन्होंने लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने क्रिटिसिज्म के हवाले से तो बात की थी, मगर वुमेन राइट्स के हवाले से या सब्जुगेशन ऑफ वुमेन का जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर इन्होंने खूब काम किया। इन्होंने बताया कि किस तरह से वुमेन्स की इन्फीरियरिटी को शामिल किया गया पूरी तारीख में, उसे चैलेंज किया इन्होंने। तो यूँ एक पूरी की पूरी, अच्छा, जहाँ तक क्रिटिसिज्म के हवाले से बात है उसमें भी इनका कहना था कि साहब क्रिटिसिज्म का जो शेप है वो दरअसल रिगरस एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी आपने एजुकेशन ली है, कितनी एक्सटेंसिव, कितनी हैवी, और ना सिर्फ ये बल्कि कितनी इंटेलेक्चुअल ह्यूमैनिटी आप में शामिल है एक इंटेलेक्चुअल के अंदर, कितनी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी वर्ल्ड के, दुनिया भर के इश्यूज़ के अंदर है। इस तरह से एक जर्नली आइडिया डेवलप किया इन्होंने। उसके बाद विलियम ग्राहम समर का जिक्र किया इन्होंने 1840 के। ये जो हैं अमेरिकन सोशल साइंटिस्ट थे, ये पायनियर थे क्रिटिकल थिंकिंग के। इनका कहना था कि एजुकेशन जो है उसके हवाले से हमें ज़रा सा चैलेंजिंग होना पड़ेगा। समर का कहना था कि एजुकेशन को प्रिसाइज होना ज़रूरी है, एजुकेशन का हायरली स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि टीचर्स के लिए भी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो असल में उन हिंड्रेंसेस को इंडिकेट करेगी जो आपके अंदर डेवलप हो जाती हैं और जो आपके लिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रॉब्लम का सबब बनती है। फोक वेस इनका लैंडमार्क वर्क था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एथनोसेंट्रिसिज्म किस तरीके से इंटरफेयर करता है। एथनोसेंट्रिसिज्म का मतलब यह है कि आप दुनिया को अपने कल्चर के हवाले से ही देखते हैं और उसी के लिहाज से अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। या फिर जेंडर इक्वालिटी के हवाले से उन्होंने बात की। इन्होंने वुमेन राइट्स के हवाले से बात की, एक क्रिटिकल सोसाइटी के हवाले से कि डेली बेसिस के ऊपर आपको सोसाइटी को कितना क्रिटिसाइज करना चाहिए।
इसके बाद इन्होंने रिचर्ड पॉल और लिंडा एडलर की बात की। रिचर्ड पॉल जो है वो फिलोसोफर थे और लिंडा एडलर जो है वो साइकोलॉजिस्ट थी। ये हैं बल्कि मैं कहूँगा इसलिए कि ये इस वक्त भी एक फाउंडेशन है, क्रिटिकल पूरी एक इंस्टीट्यूशन है, उसको रन कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंटीग्रेट किया फिलोसफी को और साइकोलॉजी को और एक पूरा का पूरा एक पैराडाइम डेवलप किया। इन्होंने बताया कि लगभग 12 से 15 ऐसे क्रिटिकल एलिमेंट का होना ज़रूरी है जो आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। लाइक क्लैरिटी है, एक्यूरेसी है, प्रिसीशन है, फेयरनेस है, ब्रेथ है, रेलेवेंस है, सिग्निफिकेंस है, लॉजिक है। जब तक ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक आपके थॉट्स के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक आप ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, उस वक्त तक आप एक इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड को टच नहीं कर पाएंगे, उस वक्त तक आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल ट्रेड डेवलप ही नहीं होगा। तो दोस्तों ये किताब जो है इस हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मैंने सोचा कि इसको हम जिक्र कर लेते हैं इसलिए कि आज हम ज़रा क्रिटिसिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं और क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न जैसी बड़ी किताब को डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं अगले हिस्से में और देखते हैं कि इमैनुअल कांट जो है उस पूरे कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको बहुत ही सिंपल वे के अंदर समझ लें कि ये जो पूरे का पूरा मेटाफिजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर रियलिटी पर के लेवल पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। आई थिंक शॉर्ट ब्रेक के बाद यूँ साथ साथ रहिए। अदब, तारीख और फलसफे के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, इंतजार की जहमत खत्म। डॉक्टर बुलंद इकबाल की एक अहम अदबी काविश, प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक मगरबी अदब, उन बाशऊर तालिब इल्मों के लिए जो जानते हैं कि अदब, फलसफे और समाज के मुताले के बगैर मगरबी समाज को समझना नामुमकिन है। अपनी कॉपी आज ही बुक कराएं। सांझ पब्लिशर लाहौर। फोन अमजद मिनहास 03334051 या मेटरलिंक लखनऊ इंडिया, meterlinkbooks.com। मेराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन, पाकिस्तान का पहला अस्पताल जहां सेहत की तमाम तर बीमारियों के इलाज का मशवरा बिना किसी मुआवजे या डोनेशन के किया जाता है। इस फलाही इदारे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खुद आपके घर पहुंचकर आपकी मदद कर रहा है। ये कंप्यूटर स्क्रीन की महज एक क्लिक से आपको दुनिया के उन आला तरीन डॉक्टर्स की टीम से मिला देता है जो इंसानियत की खिदमत को ही अपना ईमान समझते हैं। अगर आप डॉक्टर से मुतमईन नहीं, अगर आपका मरीज अस्पताल में एडमिट है, अगर आपके मरीज की सर्जरी होने वाली है या आपका कोई प्यारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल के एक्सपर्ट स्टाफ की टीम से फ्री राय ले सकते हैं। यही नहीं, मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन पर मौजूद हेल्थ लिंक्स और मुस्तकिल चलने वाली एजुकेशनल वीडियोस आपको सेहत के मुतालिक नित नई होने वाली रिसर्च से भी अपडेट करते रहते हैं। खिदमत के एक नए जज्बे के साथ सारी इंसानियत के लिए। मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन। माहनामा दुनियाए अदब, उर्दू अदब का मोतबर तरीन मशहूर व मारूफ रिसाला, 3 दहाइयों से मुस्तकिल अदब की खिदमत में मसरूफ, 325 से ज्यादा दिल आवेज, दिलनशीन, दीदा ज़ेब और दिल फरेब शुमारे, नुमाइंदा अदबी शख्सियात, तकरीकात, तबसरे, तज्जिए और अदबी दुनिया की महफिलों और मजलिसों से सजा हुआ नई और पुरानी नस्ल का बैकपक पसंदीदा अदबी रिसाला, क्योंकि जो कुछ अदब में है दुनियाए अदब में है। अपना शुमारा आज ही बुक कराएं। मुदीर आला डॉक्टर औजे कमा। फोन नंबर 0300-279-7271। माहनामा दुनियाए अदब।
वेलकम बैक दोस्तों। हमने क्रिटिकल थिंकर्स पर तो बात कर ली, हमारी जो एल्बर्ट रदरफोर्ड की किताब थी जो 2018 में आई थी। अब हम आ जाते हैं अपने असली मौजू पर, यानी क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न पर, जो इमैनुअल कांट की किताब है जो 1781 में आई थी। इस किताब के हवाले से उनका अपना क्या ख्याल था वो तो बहुत ही डिफरेंट है। उन्होंने कहा था कि ड्राई, obscured, opposed to all ordinary notions and moreover long winded, मतलब इंतहाई खुश्क, इंतहाई कॉम्प्लेक्स, इंतहाई गैर वाज़े और ऑर्डनरी नोशंस जो हैं, ऑर्डनरी जो लॉज हैं फ़िलासफ़ी के उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, और ऐसी के लॉन्ग विंडेड, लाइक सांस आपकी फूल जाए पढ़कर, इस तरह की किताब है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, और ख़ासी हैवी किताब है, लाइक 856 सफ़ात हैं इसमें, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस किताब के एसेंस से वाकिफ़ होना ज़रूरी है, और एसेंस ही पढ़ा है मैंने, और इसको जानना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जहन को बिल्कुल तमाम डायमेंशन में खोल देगी। ये स्पेस और टाइम के उस कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज से आपके सामने लेकर आएगी कि आप खुद भी इस 15 मिनट के बाद सोचेंगे कि यार ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। यकीन माने मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था जब मैंने इसके एसेंस को पढ़ा। इन्होंने इस तरह से गुफ्तगू शुरू की है इस किताब में। इन्होंने कहा है कि साहब सबसे पहले आप ऐसा सोचिए कि आप मेडिवल दौर में रहते हैं और अचानक एक उस दौर का कोई बादशाह आता है और आपसे कहता है, किसी आप कंस्ट्रक्शन जगह पर खड़े हैं, वो आपसे आके कहता है कि एक ऐसा बड़ा सा टावर बनाओ जो सीधा जन्नत तक पहुंच जाए। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि क्या आप ऐसा टावर बना सकते हैं जो जन्नत तक पहुंच जाए? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या ज़रूरी होगी, आप खुद सोचेंगे कि अगर मैं वो टावर बनाऊँ और यहाँ से सीधा जन्नत चला जाऊँ तो क्या ऐसा मुमकिन है? उसके लिए मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि क्या आपके पास ऐसा मटेरियल मौजूद है, ऐसा कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल मौजूद है जो इतना सॉलिड, इतना हैवी, इतना स्ट्रॉन्ग हो कि जन्नत तक पहुँचा दे आपको। यानी मेंटल मटेरियल आपके पास ऐसा मौजूद है, ऐसा आपके पास लॉजिकल दिमाग मौजूद है, ऐसा आपके पास थिंकिंग सारा का सारा सीमेंट मौजूद है कि आप इतना आगे तक सोच सकते हैं, यानी आप फिज़िकल वर्ल्ड से निकलकर मेटाफिज़िकल वर्ल्ड तक चले जाएं। क्या ऐसा मुमकिन है? उन्होंने कहा कि यार साहब, इसके हवाले से गुफ्तगू यूँ शुरू कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखना होगा कि क्या वाकई हमारा जहन इतना बड़ा और इतना वसी और इतना लॉजिकल और इतना क्रिटिकल है कि हम इस इंतहा तक सोच सकते हैं। ऐसा सोचना ज़रूरी है, यानी ये जानना ज़रूरी है। वो कहते हैं कि हम मान लें कि हमारे पास ऐसा मटेरियल है कि नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दूसरा अहम नुक्ता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम डॉगमेटिक हो जाएंगे। क्योंकि हमें ज़रूरी है कि हम इस बात पर यकीन कर लें कि अगर इस बात का एनालिसिस कर लें कि हमारे पास वो मटेरियल मौजूद है या नहीं है। क्योंकि अगर हम ये जाने बगैर मेटाफिज़िकल वर्ल्ड की तरफ आगे जाएंगे तो इसका मतलब यह है कि हम डॉगमेटिक हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं करने की सूरत में हम डॉगमेटिक का मतलब ये है कि हम एक अंधे अकीदे में जा सकते हैं, क्योंकि हम फेल हो जाएंगे। जब हम फेल हो जाएंगे, जब हम एक ऐसा टावर नहीं बना पाएंगे तो हम डॉगमेटिक हो जाएंगे, यानी हम अंधे अकीदे के नज़र हो जाएंगे। अच्छा, ये अंधा अकीदा दोनों सूरतों में होगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि साहब एक मेटाफिज़िकल वर्ल्ड है, अब तो है क्योंकि हमारे पास मटेरियल ही नहीं था सोचने के लिए, तो हमने उसको एज इट इज़ ले लिया, हम डॉगमेटिक हो गए, हमने उस डॉगमा को ले लिया। क्यों? इसलिए कि हमारे पास मटेरियल नहीं था, क्योंकि हम समझ रहे थे कि मटेरियल है। तो ये जो आपको आपके इर्द गिर्द जो आपको लोग नज़र आते हैं जो अंधे अकीदे के मारे हुए होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है दिमाग कि वो मेटाफिज़िकल लेवल तक सोच सकें, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि वो ऐसा ही है और वो उसको लेकर डॉगमेटिक हो जाते हैं। ये दोनों सूरतों में होता है, दूसरी तरफ भी हो जाता है। यानी ये कि आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर डॉगमा डेवलप हो जाता है कि नहीं साहब, मैं काबिल बहुत हूँ, मेरे पास एबिलिटी मौजूद है, और वो डॉगमेटिक एबिलिटीज़, वो जो डॉगमेट आपके एबिलिटीज़ पर है, यानी एक फॉल्स बिलीफ समझ लीजिए कि एक फॉल्स बिलीफ आपको अपनी एबिलिटीज़ पर डेवलप हो जाता है और आप समझ लेते हैं कि साहब तो ये दोनों सूरतों में गलत है। डॉगमा का डेवलप हो जाने का मतलब ये कि आपने एक फेक चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और डॉगमेटिक हो गए। क्यों? इसलिए कि आप समझ रहे थे कि आपके एबिलिटी और आप समझ गए। और दूसरी तरफ ये भी हुआ कि आपको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर एक फेक बिलीव आ गया कि नहीं, मैं समझ चुका हूँ। तो डॉगमेटिज्म जो है वो फिलॉसफी के लिए एक इसके लिए इन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया है आर्चनेमी ऑफ फिलॉसफी, दुश्मन है फिलॉसफी की। फिलॉसफी एक क्रिटिकल थिंकिंग का नाम है। फिलॉसफी एक चीज़ को सोचने का, समझने का, एक्सप्लोर करने का नाम है। उसमें ये चीज़ नहीं आती कि फेथ, कि मैं आई एम द वन, मैं जानता हूँ सब कुछ। ये कोई ऐसी कोई मंजिल नहीं है फिलॉसफी की। तो डॉगमेटिक जो है वो फैटल है, डॉगमेटिक जो है वो दुश्मन है फिलॉसफी की। डॉगमेस जो है वो दिमाग का जिसे कहते हैं ना, सलाहियतों का और उसकी तमाम तर शऊर का एक दुश्मन है। इसलिए डॉगमेटिज्म से बचने के लिए, अच्छा उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अगर हो भी गया तो क्या हो जाएगा।
यानी अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक ऐसा टावर बनाना चाहता हूँ जो जन्नत तक चला जाए, लेकिन अगर मैं नाकाम भी हो गया और वो टावर कोलैप्स हो गया, यानी मेरी तमाम एबिलिटीज़ जो है ज़ाया हो गई और मैं उस मंजिल तक नहीं पहुँच सका, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, डॉगमेटिक ही तो हो जाऊँगा। वो क्या एक फ़िलासफ़र के लिए मुश्किल है, मगर ये कहते हैं कि डॉगमेटिज़म के नतीजे में अगर आप डॉगमेटिज़म को अवॉइड नहीं कर पाए तो आप उस सूरत में स्केप्टिसिज्म का शिकार हो जाएंगे, जो उससे भी बड़ी बुरी चीज़ है। वो कहते हैं कि डॉगमेटिज्म से भी ज़्यादा बुरी चीज़ स्केप्टिसिज्म है, क्योंकि स्केप्टिसिज्म के अंदर ये होता है कि आप मुकम्मल शक्कू को शुबहात का शिकार हो जाते हैं और आप सारी कायनात की नॉलेज के हवाले से आप शक्कू को शुबहात का शिकार हो जाते हैं। आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, आप हर चीज़ में शक में पड़ जाते हैं, चाहे वो मेटाफिजिक्स हो। ये कहते हैं एक कंटिन्यूसली एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। खुदा है, खुदा नहीं है, कायनात को किसी ने बनाया है, कायनात को किसी ने नहीं बनाया, वो हमें नहीं पता। क्या हुआ, स्केप्टिक हो गए, हर चीज़ के बारे में स्केप्टिक हो गए। फिर ये कहते हैं यही डिसएग्रीमेंट आपको ना सिर्फ मेटाफिजिकल बल्कि फिजिकल दुनिया में भी ले आते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है कि एंशिएंट दौर से लेकर आज तक यानी मॉडर्न दौर तक हमने एम्पिरिकल फिलॉसफी के अंदर बहुत तरक्की की है और आज हम साइंस की नई दुनिया में आ गए, लेकिन स्केप्टिसिज्म के मसाइल उस वक्त भी थे जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। उस दौर में भी स्केप्टिसिज्म था, जिस दौर में 15वीं सदी में साइंस आ रही थी, यानी जब साइंस और मेटा साइंस यानी मेटाफिजिक्स और फिजिकल वर्ल्ड आपस में करीब आ रहे थे, तो ये स्केप्टिसिज्म जो रिलीजन के बारे में डेवलप हो रहा था, शुकूक व शुबात रिलीजन के बारे में डेवलप हो रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त जबकि साइंस के मॉन्टिंग का दौर था, साइंस की उरूज का दौर शुरू हुआ था, तो वो स्केप्टिसिज्म साइंस को भी मिल रहा था। अगर वो चीज़ मज़हब के हिस्से में आ रही थी तो वो साइंस के हिस्से में भी आ रही थी, इसलिए स्केप्टिज्म से बचना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा कि साहब अगर हम आज के दौर में भी देखें, आज का दौर जो कि एक फेक दुनिया का दौर है, आज के दौर में तमाम फेक न्यूज़ आ रही होती हैं, फेक इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो स्केप्टिज्म बहुत ईजिली आपको मिल सकता है। स्केप्टिज्म को अवॉइड करना ज़रूरी है अगर आप फिलॉसफी की दुनिया में रहना चाहते हैं। तो अब ये कहते हैं कि अगर हम साइंस की दुनिया में भी देखें तो वहाँ पर भी हमको समझना ही पड़ेगा कि कौन से हार्ड फैक्ट्स हैं जो हम साइंस में यूज़ करते हैं। साइंस में हम यूज़ करते हैं लॉ ऑफ कैजुअलिटी, यानी हम कॉज एंड इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हैं। हम हर बार ये कहते हैं कि जो कुछ भी इस फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट से हो रहा है, चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटी हो, चाहे वो लॉ ऑफ मोशन हो, जो भी आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द वो सब के सब कॉज एंड इफेक्ट से होता है। इस बात को मज़ीद इमैनुअल कांट को जो इन्फ्लुएंस किया था वो डेविड ह्यूम्स की थ्योरी ने किया था। डेविड ह्यूम्स जो कि स्कॉटिश फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा था कि हम सब जो कुछ देखते हैं पूरी दुनिया में वो एक दूसरे की कंजक्शन में होता है, वो एक दूसरे के रिएक्शन में होता है। लेकिन ये ठीक है कि अगर हम फिजिकली देखें तो वो एक दूसरे के कंजक्शन में होता है, लेकिन असल में वो एक पैटर्न में होता है, वो एक असल में एक मुस्तकिल एक चीज़ है जो डेवलप हो गई है, एक ट्रेंड है जो डेवलप हो गया है। यानी हमको पता है कि अगर हम स्टोव ऑन करेंगे तो चूल्हे में आग लग जाएगी। तो अब ये एक पैटर्न है, ये एक ट्रेंड है जो डेवलप हो गया है, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है जिसको हमने अब लॉ का नाम दिया है कि ये एक फिजिकल लॉ है, असल में ये कॉन्सेप्ट है। और जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, कॉन्सेप्ट इज अ मेटाफिजिकल थिंग। तो वो कहते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो असल में एक एजम्पशंस होती हैं, एक अनवारंटेड एजम्पशन है। तो यहाँ पर डेविड ह्यूम ने अनवारंटेड एजम्पशन कहा उस पैटर्न को जो कि कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, जिसको हम फिजिकल वर्ल्ड में यानी एम्पिरिकल वर्ल्ड में या एम्पिरिसिज्म के अंदर या सेंसरी दुनिया के अंदर फील करते हैं। ये कहते हैं कि ये सरासर वैसा ही एजम्पशन है जैसा कि मेटाफिजिकल एजम्पशन है, जैसे कि खुदा का तस्वुर है वैसा ही ये भी एजम्पशन है फिजिकल वर्ल्ड का। तो इस तरह से इन्होंने कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी को एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट की तरह बरतने की कोशिश की। अच्छा, आगे जब हम जाते हैं इसी किताब में तो ये हमें इमैनुअल कांट ए प्रायर नॉलेज का जिक्र करते हैं कि ए प्रायरी नॉलेज क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि साहब देखें साहब, जो कुछ भी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स पर आ जाइए, मैथमेटिक्स में 5 + 7 12 होते हैं। अब ये ख्याल है 5 + 7 12 है, यानी ये तय भी है रीज़न के लिहाज से कि 5 + 7 = 12, लेकिन 5 + 7 = 12 हो सकता है कि आप 23rd सेंचुरी का सोचें कि मार्स में आप हैं, वहाँ पर 5 ग्रीन एलियन हैं और 7 ग्रीन एलियन हैं, वो अगर जुड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे।
या अगर आप फ़र्ज़ करें कि सोचें कि मैं 18वीं सदी में हूँ, 18वीं सदी में साहब कोई कोई कुत्ता है जो सॉसेज है उसके, तो 5 वो रखें, 7 वो रखें, 12 हो जाएंगे। या बिल्कुल ऐसे अगर आप सोचें कि अच्छा आज के दौर में आप बैठे हुए कोई कहानी लिख रहे हैं और कहानी लिखते हुए सोचें कि अच्छा 5 हाथी उधर उड़ रहे हैं, 7 हाथी उधर उड़ रहे हैं, अगर उनको हम मिलाएं तो 12 हो जाएंगे। सवाल ही पैदा होता है कि ये सब क्या है? ये एजप्शंस है, ये ख्याल है, ये कोई फैक्ट एंड फिगर नहीं है, ये कैलकुलेशन होंगी, लेकिन ये एजप्शंस भी हैं, ये कॉन्सेप्ट भी है। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये असल में एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, जिसने आप जो एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड था और एक पैटर्न था जिसने एक कॉन्सेप्ट की शक्ल बनाई, और उसको आप सोचकर एक ख्याल के थ्रू भी देखते हैं तो वो आपको वैसा ही मिलता है। तो वो इस ख्याल को कह रहे हैं कि ये एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, इसको आप एक अनवारंटेड एजप्शन कहते हैं, जैसे कि डेविड ह्यूम ने कहा था। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी के अंदर भी कोई भी शय है वो असल में एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है। इसी ख्याल को, इसी कॉन्सेप्ट को वो ए प्रायरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रेन के अंदर एक ए प्रायरी, यानी एक ऐसी ए प्रायरी नॉलेज है जो हमारे परसेप्शन पे डिपेंड नहीं करती है, जो हमारे जो सेंसरी, जो हमारी सेंसेशन है, जिससे हमें फिजिकल वर्ल्ड की पूरी हमें मैसेजेस मिलते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि वो ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद होती है। उसके लिए कोई एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी नहीं है, चाहे वो मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कॉज एंड इफेक्ट की फिजिकल थ्योरी हो। उसका भी जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो असल में हमारे ब्रेन में ए प्रायरी नॉलेज की शक्ल में मौजूद है, ओनली इन द फॉर्म ऑफ द रीजन। तो हमें रीजन को क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा, हमें उस सेंसेशन की तरफ से निकलकर इस तरफ आना पड़ेगा। यहां पर आकर वो ब्रेन में आते हैं, वहां पर माइंड में आते हैं। वो कहते हैं माइंड के अंदर कि अगर हम माइंड को गौर से देखें तो हमें 3 चीजें नजर आती हैं। इसको इस तरह से पहले कर लीजिए कि माइंड में हमारे जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो साउंड है, स्मेल है, इमेज है, थिंग्स है, यानी जो सेंसेशन बाहर से आती हैं वो हमारे माइंड में आ जाती हैं। जब वो माइंड में आती हैं तो उसके बाद वो एक पीस ऑफ नॉलेज में कन्वर्ट होती है। वहाँ पर कोई डेटा प्रोसेसिंग होती है। वो डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो कॉन्सेप्ट सामने आता है, जो कुछ भी हम देखते हैं इर्द गिर्द, जो कुछ भी हमें जजमेंट करते हैं, जो कुछ भी हमारी ओपिनियन डेवलप होती है, यानी जो कुछ हमारा कॉन्शियसनेस डेवलप होता है, वो उस डेटा प्रोसेसिंग से होता है। और वो डेटा प्रोसेसिंग बाहर के, अच्छा, अब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब यह है कि अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग चल रही है, अंदर कोई रीजन है। ये रीजन, ये अंडरस्टैंडिंग है जो कि ए प्रायरी नॉलेज है। वो कह रहे हैं ये ए प्रायरी नॉलेज माइंड के अंदर मौजूद है। अब इसके अंदर ये थोड़ा सा और भी जाते हैं, कहते हैं कि इस जजमेंट को हमें समझना ज़रूरी है। ये जो हमारे ब्रेन के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एक पूरा का पूरा एक लॉजिकल थिंकिंग का प्रोसेस है, उसको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर उन्होंने लॉजिकल सिलोजिज्म की बात की। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ करें कि एक कुत्ता है जो दुम हिलाता है, और आप जानते हैं कि जब कभी भी कुत्ता दुम हिलाता है तभी जब वो खुश होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुत्ते ने दुम हिलाई तो वो खुश होगा। अब आपने कुत्ते को देखा, वो दुम हिला रहा है, आप कहेंगे कुत्ता खुश है। तो क्या हुआ कि आपने उसको सिर्फ दुम हिलाते हुए देखा और आप तसव्वुर कर बैठे कि वो खुश है। क्यों? इसलिए कि ये जो एक ए प्रायरी नॉलेज है वो आपके ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद है। तो ये लॉजिकल सिलोजिज्म जो है ये आपके ब्रेन में मौजूद है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाहर से कोई परसेप्शन आए, ये अंदर से आपके अंदर ही एक पीस ऑफ नॉलेज मौजूद है। इस पीस ऑफ नॉलेज को आप टेम्पलेट कह सकते हैं, यानी ब्रेन के अंदर ऐसे टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो बाहर से नॉलेज को परसीव करते हैं और फ़ौरन ही रिएक्शन डेवलप कर लेते हैं। एक सेंसरी डेटा को लेते हैं माइंड के अंदर, वो कुछ प्री डिफाइंड एरियाज हैं। वो कह रहे हैं वो कुछ स्ट्रक्चरल एरियाज बने हुए हैं जो हमारे सेंसेशन पर डिपेंड नहीं करते। वो एक टेम्पलेट हैं जो हमें प्रोसेस कर देते हैं। अब इसके बाद वो टाइम और स्पेस पे जाते हैं। अब कहते हैं अब टाइम और स्पेस को आप देखिए, आपके इर्द गिर्द जो फैली हुई है, जहाँ पैदा होकर देखते हैं इर्द गिर्द, आपको एक पूरा स्पेस मिलता है। ये स्पेस क्या है? और ये टाइम मिलता है जो आपके इर्द गिर्द गुजर रहा है। वो कह रहे हैं टाइम और स्पेस को देखें, इसको इमेजिन करें कि क्या टाइम और स्पेस का फ्रेमवर्क किस तरह ब्रेन में काम करता है। ये कहते हैं कि ये जो एरियाज है, ये जो प्री डिफाइंड एरियाज है, ये जो टेम्पलेट है ब्रेन में ना, ये टाइम और स्पेस से कनेक्टेड है, ये टाइम और स्पेस से बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास वो टेम्पलेट नहीं है और मुझे कोई ग्रीन कलर नज़र आता है। वो ग्रीन कलर मेरे ब्रेन में जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा, वो ग्रीन ही ग्रीन रहेगा। लेकिन अगर मेरे ब्रेन में स्पेस मौजूद है या टाइम मौजूद है तो ग्रीन के बाद एक नया स्पेस चाहिए होगा। ये बिल्कुल ऐसी जैसे अगर मैं कोई घर देखता हूँ तो मुझे पता है ये दरवाज़ा है, ये खिड़की है, ये छत है, ये रोशनदान है। अब ये दरवाजे से मैं खिड़की से मैं रोशनदान पे जब जाऊँगा तो एक टाइम के बाद मैं उस दूसरे हिस्से को टच करूँगा तो मेरे ब्रेन में एक प्री डिफाइंड स्पेस मौजूद है, एक प्री डिफाइंड टाइम का एरिया मौजूद है जो उस चीज़ को एज इट इज़ लेता है और अपनी जगह क्रिएट करता चला जाता है।
उस एरिया को, उस टेम्पलेट को ए प्रायरी नॉलेज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो ए प्रायरी नॉलेज जो है वो हमारे अंदर मौजूद होती है, वो टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं। इसका ताल्लुक परसेप्शन से नहीं है, ये रीजनिंग है, ये अंदर अंडरस्टैंडिंग है, ये इंटरनल मैकेनिज्म है ब्रेन का। इसको इन्होंने फिर जजमेंट के हवाले से मजीद डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि हम कई तरह की जजमेंट करते हैं, मतलब हाइपोथेटिकल फंक्शन भी होता है, डिसजंक्टिव फंक्शन भी होता है। हाइपोथेटिकल फंक्शन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये कहें कि कोई चीज़ सूरज में रखूंगा मैं तो गर्म हो जाएगी, यानी एक्स रखूंगा तो वाई हो जाएगा, सारा मटीरियल हटा दीजिए, एक्स से वाई होगा। दिस इज व्हाट वी कॉल हाइपोथेटिकल फंक्शन। एक चीज़ होती है डिसजंक्टिव फंक्शन, मतलब ये कि अगर एक जानवर या तो जिंदा होगा या मुर्दा होगा। अगर वो जिंदा है तो इसका मतलब वो मुर्दा नहीं है, या अगर वो मुर्दा है तो वो जिंदा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर x जो है वो y है या फिर z है, या तो y होगा या फिर वो z होगा। अगर वो y है तो z नहीं है, अगर वो z है तो y नहीं है। इसको हम कहते हैं डिसजंक्टिव फंक्शन। तो ये जो डिसजंक्टिव फंक्शन है या ये जो हाइपोथेटिकल फंक्शन है, ये सारे के सारे प्री डिफाइंड एरिया में ब्रेन में मौजूद होते हैं, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं। x और y का जो कनेक्शन है ये एक्सपीरियंस से नहीं आ रहा है, ये ब्रेन में वो कहना है प्री डिफाइंड मौजूद है। ये जो पूरा का पूरा एक मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, ये जो प्री डिफाइंड एरिया है, ये रीजनिंग के ऊपर बेस्ड करता है, ये ब्रेन के इंटरनल मैकेनिज्म पे डेवलप होता है। ये वो टेम्पलेट है जो स्पेस और टाइम की प्योर फॉर्म से डेवलप होते हैं। ये कहते हैं कि जो सेंसिबिलिटी हमें मिलती है उसकी मोस्ट प्योर फॉर्म जो है वो टाइम एंड स्पेस है, जो हमें एक लॉजिकल फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ये लॉजिकल फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो इन्होंने कोई तकरीबन हमारे इमैनुअल कांट ने 12 लॉजिकल फंक्शंस क्रिएट किए और 3 ऐसे प्रिंसिपल्स ऑफ रीजनिंग क्रिएट किए, जिसका ताल्लुक उन्होंने कहा कि ये वो टेम्पलेट हैं, ये वो ए प्रायरी हैं, ये वो नॉलेज के एरियाज़ हैं जो ऑलरेडी हमारे ब्रेन में होते हैं, जिसका ताल्लुक परसेप्शन से या सेंसेशन से नहीं होता, एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं होता। इसी तरह उन्होंने कहा कि इवन ये भी जो फिजिकल वर्ल्ड का लॉ ऑफ कैजुअलिटी है, जो हम फिजिकल दुनिया में देखते हैं, चाहे वो ग्रेविटी की फॉर्म में हो या चाहे किसी भी शक्ल में हो, ये और इसके अलावा भी जो लॉजिकल फंक्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे प्लूरिटी है, जैसे एग्जिस्टेंस है, जैसे पॉसिबिलिटी है, जैसे यूनिटी है, ये सब के सब हमारे ब्रेन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ये कनेक्टेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। ये ए प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट है, इसका ताल्लुक हमारे एक्सपीरियंस से नहीं है। ये वो कैटेगरीज हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग की जिसका ताल्लुक रियल वर्ल्ड से कुछ इस तरह से है कि उसको हम एक्सपीरियंस से कनेक्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक आखिरी बात करते हैं, यहाँ ये बताते हैं कि स्पेस या टाइम का जो कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है, क्या ज़रूरी है कि वो वैसा ही स्ट्रक्चर ब्रेन के अंदर भी हो? ये जो ए प्रायरी है, क्या उसके लिहाज से वो वैसा ही अप्रोप्रिएट और वैसा ही स्टैंड करता है कि नहीं करता है? फॉर एग्जाम्पल एक स्पेस है, उसको हम देखते हैं कि उसकी इतनी हाइट है, उसकी इतनी विड्थ है, उसकी इतनी डेप्थ है, यानी उसका एक 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। अब वही 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट जब हमारे ब्रेन में आता है तो ज़रूरी नहीं है, हमारे ब्रेन के अंदर जो प्री स्ट्रक्चर एरिया है, जो हमारा जो ए प्रायरी एरिया है, वो हो सकता है 2, 5 और 10 के डायमेंशन में हो। तो 2, 5 और 10 के डायमेंशन में वो उस 3 डायमेंशन को लेता है और प्रेजेंट करता है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि मैं एक लाल रंग की या ब्लू कलर का टिंटेड ग्लास लगा लेता हूँ तो मुझे कायनात ब्लू कलर की नज़र आती है। ये जो इन्फिल्ट्रेशन है ब्रेन की, वो तायुन करती है स्पेस के बारे में और टाइम के बारे में। ये कहते हैं कि टाइम और स्पेस की जो रियलिटी है इसको हम कभी भी बयान नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये आते हैं आखिरी नुक्ते पर और ये कहते हैं कि रीजन शुड नॉट वेंचर इनटू मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी इन इटसेल्फ। मतलब कहने का यह है कि जो कुछ भी हम जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रुथ ऑफ ज्योमेट्री है, तो ट्रुथ ऑफ ज्योमेट्री से हम ठीक है कि स्पेस के हवाले से उसकी तमाम मेजरमेंट्स के हवाले से जान जाते हैं, या फिर लॉ ऑफ कैजुअलिटी है यानी कॉजेज एंड इफेक्ट की थ्योरी है, उससे हमें समझ में आ जाता है। हम तमाम फिजिकल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स उसको अनफोल्ड करते हैं उस थ्योरी की फिजिक्स को इम्प्लाई करके। बिल्कुल ऐसी लॉ ऑफ मोशन है, उससे हमें समझ में आ जाता है कि दुनिया में क्या क्या कैसे हो रहा है। मगर ये सब फिजिकल वर्ल्ड की बात है, ये मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं है। मेटाफिजिकल वर्ल्ड इज़ अ न्यूमेना, फिजिकल वर्ल्ड इज़ अ फिनोमेना। फिनोमेना और न्यूमेना में ये डिफरेंस है। ये कहते हैं कि फिनोमेना एक रियलिटी है जो कि हमें सेंसरी वर्ल्ड से आती है, न्यूमेना एक ऐसी रियलिटी है जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड की है जिसको हम कभी नहीं जान सकते, और वो एक मेटाफिजिकल रल्म है, यानी एक पूरी मेटाफिजिकल दुनिया है, एक किंगडम है, ये एक पूरी फिजिकल दुनिया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे इल्म में कभी नहीं आ सकती, उनको हमें रिलीजन के सुपुर्द कर देना चाहिए। ये है, उसको हमें मज़हब के हवाले कर देना चाहिए,
उस पर डिबेट और डायलॉग और डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो रीज़न का वो हिस्सा है, वो ए प्रायरी का वो एरिया है जो कभी भी आप उसको अनफोल्ड नहीं कर सकते। वो आपके टिंटेड ग्लासेस पर है, वो आपने पहन लिया और वैसे ही स्पेस और टाइम का कॉन्सेप्ट आपके अंदर आ रहा है, उसको अनफोल्ड करना मुश्किल है। दैट्स काइंड ऑफ लाइक पूरी किताब है ये इसके ऊपर, इस हवाले से, और बहुत ही एक्सटेंसिव मौजू है। पता नहीं कितना मुझे समझ में आया, जो मुझे समझ में आया मैंने आपको बयान कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़्यादा समझ लेंगे जब आप इस किताब को पढ़ेंगे और इसकी एसेंस को समझने की कोशिश करेंगे और अपने फिलोसफिकल दिमाग को यूटिलाइज़ करेंगे। मेरी हद यहीं तक थी, मैंने कहा कि मैं आपसे इसको शेयर कर लूँ। अब यूँ करेंगे कि हम अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे और कोई अच्छी सी और किताब लेकर आएंगे और फिर उससे बात करेंगे। अपना यूँ ख्याल रखिएगा।